फिजिटेक पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 के विज्ञान विषय का द्वितीय प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स या जंतु हैं जिसका आज हम अध्ययन करेंगे या हमारे जो अध्ययन का विषय है उसमें हम करेंगे। तो ये है मानव में किस प्रकार पोषण होता है, फिर है रूमिनेंट या फिर जो रुमंती पशु है, जो घास चरने वाले पशु है, उनमें किस प्रकार से पोषण होता है, और दूसरा जो अमीबा होता है जो एक कोशिकीय जीव है, इसमें किस प्रकार से पोषण होता है। तो ये हमारे अध्ययन के बिंदु 3। तो ये मानव का पाचन तंत्र है, लेकिन इससे पूर्व हम ये कुछ शब्दावलियाँ हैं जिसको हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले है पोषण या न्यूट्रिशन। इस पोषण जो है इसको कैसे परिभाषित करें हम। तो प्राणियों में पोषक तत्वों की आवश्यकता, उसे अंतर्ग्रहण तथा शरीर द्वारा उसे उपयोग की विधि। पोषण यही है कि सबसे पहले तो शरीर में या फिर बॉडी में उसको आवश्यकता होती है, उसके बाद में वो अंतर्ग्रहण यानी कि शरीर में लेता है, फिर उसको पचाता है, पचाने के बाद में शरीर में उपयोग लेता है। ये सारी की सारी जो क्रिया विधियाँ होती है वो सारी पोषण के अंतर्गत होती है, तो इसको कहते हैं पोषण। और फिर एक शब्द आता है पाचन या डाइजेशन। जब भी पोषण की प्रक्रिया के दौरान खाद्य पदार्थों को अंदर लिया जाता है तो उसका क्या होता है, पाचन या फिर डाइजेशन होता है। तो ये डाइजेशन या पाचन क्या है, ये है जटिल भोज्य पदार्थों को छोटे सरल व घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया, और इसमें विभिन्न एंजाइम कार्य करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे हैं वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, वो विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं, लेकिन वो जैसे जब जमा करता है तो वो जटिल रूप में जमा करता है। जैसे प्रोटीन है, इस प्रकार से जटिल रूप में होते हैं। ये कोई भी पोषक तत्व है, प्रोटीन मान लिया, वसा मान लिया, कोई भी, ये जटिल रूप में हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसको तोड़ना आवश्यक है। जब तोड़ेंगे तभी ये भी प्रोटीन के ही अणु हैं, लेकिन ये सरल रूप में है और घुलनशील रूप में है। इसी रूप में हमारा शरीर इसको अंदर ले सकता है, उसको उपयोग कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर में पाचन की आवश्यकता हुई। खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ। अब पाचन से पूर्व जब शरीर के अंदर भोजन लेते हैं तो हर एक प्राणी है वो अलग अलग विधियों से खाद्य का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी मोड्स ऑफ फूड इंजेशन। फूड का इंजेशन वो किस तरह से लेते हैं, तो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग विधियाँ हैं। जैसे चबाना, प्राणियों में जैसे भोजन को लेके चबा के महीन करके लेना, छीलना यानी चील वगैरह जैसे होती है उसको छील के खाती है, पकड़ना, हाथ से पकड़ के भोजन को खाने की विधि, और निगलना जैसे सर्प, अजगर वगैरह उसको सीधा ही प्राणी को निगल लेते हैं और अंदर पाचन करते हैं। चूषण विधि में जैसे तितली वगैरह जो ये फूल से रस को चूसने के इसके बाद नली होती है बड़ी सी, उससे चूसते हैं, तो ये इनकी विधि है। और काटना या बेधना, जैसे कई प्राणी हैं जो काट कर उससे भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसमें काटने के जो अंग है मुख में वो विकसित होते हैं। इस प्रकार की ये खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां हैं। तो इसके बाद में हम मानव पाचन तंत्र में प्रमुख जो अंग होते हैं आहार नाल के, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले होता है मुख। मुख जो है एक मुख कुआ में खुलता है या फिर बक्कल कैविटी में खुलता है। एक ये प्याले नुमा एक आकृति होती है मुख के अंदर, जिसके चारों ओर जबड़े होते हैं, और इस गुहा में खुलने के बाद में इसके आगे ये जो एक नलीनुमा संरचना होती है, इसको कहते हैं ग्रास नली या ग्रसिका। और ग्रसिका और मुख गुहा को जोड़ने के लिए ग्रसनी होती है, जिसको फेरिंक्स भी बोलते हैं। यहाँ से जो चबाया हुआ, अच्छी तरह से चबाया हुआ और लुगदी बनाया हुआ भोजन आगे बढ़ता है और इस ग्रास नली के द्वारा आमाशय तक पहुँचता है। आमाशय के अंदर भोजन का पाचन होता है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम और रसायन का स्राव होके इसका पाचन होता है। इसके बाद में भोजन जो है आगे बढ़ता है, आमाशय से आगे छोटी आंत में प्रवेश करता है, जहाँ पर छोटी आंत में भोजन का और अधिक पाचन होता है और उसका अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद में जो अपचित और अनावशोषित भोजन है वो और आगे बढ़ता है, जो बड़ी नाल है। यहाँ से ये आगे बड़ी नाल, ये जो दिखाई दे रही है ये बड़ी नाल है। इस बड़ी नाल में
या इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो जल या लवण का जो अवशोषण है वो ही होता है केवल, बाकी सारा अवशोषण पहले हो चुका होता है। इसके बाद में यहाँ तक पहुँचते भोजन जो सेमी सॉलिड यहाँ कहिए कि अर्ध ठोस अवस्था में भोजन यहाँ तक पहुँच जाता है, और ये मलाशय जो है वहाँ पर एकत्रित हो जाता है, और यहाँ पर अस्थायी रूप से एकत्रित होने के बाद में मल द्वार से इसका हम बहिस्राव कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये मानव में पाचन तंत्र का रूप है। इसमें विभिन्न जो ये दूसरी संरचनाएं दिख रही है, ये है यकृत जो भोजन पाचन में सहायक है, ये ग्रंथि है। दूसरी ग्रंथि है अग्नाशय, जो ये दोनों एक दूसरे जुड़ी छोटी आंत से जुड़ी हुई होती है। फिर एक मुख में जो ग्रंथि हैं वो होती है सैलिवरी ग्लैंड्स, या फिर कहेंगे लार ग्रंथियाँ। ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती है मुख में। तो सबसे पहले मुख की स्ट्रक्चर को ही हम जाने, उसकी संरचना क्या है। तो मुख जो है एक कैविटी के समान या फिर कहीं गुहा के समान होता है। उसमें दांत है, जीभ है, सैलिवरी ग्लैंड्स या कहेंगी लार ग्रंथियाँ होती है। तो दांत जो है क्या होते हैं, चीरने, फाड़ने, काटने, चबाने उसमें काम आते हैं। ये जबड़े के ऊपर स्थित होते हैं। तो मानव में जो दांत है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? कृंतक या इंसिजर्स, रत्नक या कैनेंस, अग्रचवर्णक या प्रीमोलर, चवर्णक या मोलर। ये 4 प्रकार के दांत है, इसे याद करना हमें। अच्छा, ये होते कैसे कैसे हैं? तो ये देखें हम कि ये जो कृंतक या इंसिजर्स है वो है छेनी के समान होता है ऊपर से, इस तरह से। इसका कार्य क्या है? काटने व कुतरने का काम करते हैं। फिर रत्नक की बात आती है। रत्नक या कैनेंस कहते हैं इसको। ये कील के समान, ये जैसे दिख रही है स्ट्रक्चर आपको संरचना, कील के समान नुकीले होते हैं, और ये चीरने फाड़ने, भोजन को चीरने फाड़ने के कार्य करते हैं। अगर चवर्ण जो पीरीमोलर है ये ऊपर से चपटे होते हैं। ये इस तरह से ऊपर से चपटे होते हैं। तो चपटे होने के कारण क्या, भोजन को चबाना और महीन करने का कार्य करते हैं। इसी तरह जो चवर्णक या मोलर जो है वो भी ऊपर से चपटे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, और ये भी भोजन को चबाने और महीन करने का कार्य करते हैं। तो ये इस प्रकार से 4 प्रकार के दांत है वो हमारे अंदर या फिर कहिए कि मानव में पाए जाते हैं। और इसकी स्थिति जो जबड़े में है वो किस प्रकार से होती है? जैसे ये जबड़ा है इस तरह से, तो प्रत्येक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। 16 दांतों में आगे के जो 4 दांत है वो होते हैं कृंतक या इंसिजर्स। पीछे के जो 1 दांत है ये होता है कैनेंस। फिर इसके आगे जो 2 दांत होते हैं इधर दोनों तरफ, ये दोनों क्या होते हैं? प्रीमोलर, PM लिख देता हूँ मैं। फिर इसके पीछे 3 दांत होते हैं दोनों तरफ, इनको कहते हैं मोलर। इस प्रकार ये स्थिति जबड़े में होती है। तो 16 ही ऊपर के जबड़े में और 16 ही नीचे के जबड़े में दांत होते हैं, और कुल मिला के कितने हो गए दांत? 32। अब जीभ जो है वो हमारे मुख गुहा में एक मांसल पदार्थ होता है जो भोजन चबाने, भोजन को लसलसा बनाने, उसको सलाइवा या लार के साथ मिक्स करने में सारा काम ये जीभ करती है या जीवा करती है। तो जीवा पर एक और काम है जीवा का, भोजन का स्वाद देना। भोजन का स्वाद देना, टेस्ट देना, भोजन का टेस्ट करवाना या स्वाद देना। अब जब स्वाद भोजन का मिलता है जीभ से, तो कैसे मिलता है? तो उसी पर है कि ये जो टेस्ट होते हैं, ये जो जीभ है या जीवा है, इसके ऊपर होते हैं टेस्ट बर्ड्स होते हैं, या फिर कहें कि स्वाद कलिकाएँ होती है, स्वाद कलिकाएँ। ये स्वाद कलिकाएँ हमें भोजन के स्वाद का, यानी कि वो मीठा है या नमकीन है या खट्टा है, कड़वा है, उसका स्वाद का अनुभव हमें करवाता है। तो जीभ में देखो, ये जीभ इस प्रकार से है, तो सबसे आगे का जो हिस्सा है ये हमें मीठे भोजन के मीठे होने के स्वाद का अनुभव करवाता है। मीठापन अगर हमें सब अनुभव होगा तो इसके आगे के जो पार्ट है, भाग है, उससे अनुभव होगा। उसके पीछे की इस भाग में हमें भोजन के नमकीन होने का अनुभव
होता है, स्वाद मिलता है। फिर जो है उसके पीछे जो किनारे वाले भाग है जीवा के, वो किनारे वाला जो भाग है वो खट्टा या उसको शोर जो स्वाद है वो अनुभव करवाता है। और पीछे की ओर जो बीच में और पीछे की ओर ये जो है वो कड़वे का अनुभव करवाता है, कड़वे स्वाद का अनुभव करवाता है। तो इस प्रकार जीभ के ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स या फिर स्वाद कलिकाएं होती है जो स्वाद लेने में हमें स्वाद का अनुभव करवाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लार ग्रंथियाँ होती है जो भोजन को लसलसा बनाने, उसको कुछ पाचन भी कुछ होता है जिसमें एक एंजाइम होता है एमाइलेज नामक, एक एंजाइम होता है एमाइलेज नामक जो भोजन को पाचन करवाता है। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, आंशिक पाचन होता है, जिसके कारण हमें भोजन में थोड़ा सा मीठापन अनुभव होता है। इसके बाद में भोजन जो है आगे बढ़ता है, इसमें ग्रास नली में और ग्लास नली के द्वारा, ग्रास नली से होते हुए भोजन आमाशय तक पहुंचता है। ग्रास नली में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, केवल श्लेष्मा या म्यूकस का सिक्रेशन होता है जिससे कि भोजन आसानी से आमाशय तक पहुंच जाए, वो उसके जो मार्ग को है चिकना बनाता है केवल। फिर आगे जो आमाशय है इसमें से 3 प्रकार के सिक्रेशन आमाशय में होते हैं, प्रोटीन पेप्सिन का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और श्लेष्मा का। श्लेष्मा है वो आमाशय के अंदर की परत की उसके पचने से रक्षा करती है और उसकी सुरक्षा करती है। यहाँ से जो भोजन पचित हुआ है उसके बाद में आगे पचने के लिए छोटी आंत में बढ़ता है और अधिक पचने के लिए। यहाँ पर जो छोटी आंत है इसमें यकृत का रस और अग्नाशय का रस भी इस छोटी आंत में प्रवेश करता है और यहाँ पे भोजन का पाचन होता है। इसमें कई प्रकार के एंजाइम जो है वो स्रावित होते हैं और भोजन जो पच जाता है उसका अवशोषण भी इसमें होता है। अवशोषण के बाद में भोजन जो आगे बढ़ता है तो ये बड़ी आंत में बढ़ता है। यहाँ पे बड़ी आंत में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, केवल जल और लवण का यहाँ पे अवशोषण होता है और फिर भोजन आगे बढ़ता रहता है। जल और लवण के अवशोषण के बाद में अर्ध ठोस रूप में भोजन जो है वो यहाँ मलाशय में एकत्रित हो जाता है। उसके बाद में समय समय पर इसका मल द्वार से इसको बहिस्रावण कर दिया जाता है या फिर इजेशन कर दिया जाता है। मानव में ये आर नाल का जो कार्य प्रणाली है वो इस प्रकार की है। मानव में पाचन तंत्र के बाद में हम समझेंगे कि रोमंती या रूमिनेंट जो पशु है उनमें पाचन किस प्रकार से होता है। तो रोमंती या रूमिनेंट पशु क्या है कि ये घास चरने वाले जो जीव है, जो जंतु है, उनको हम रोमंती कहते हैं। रोमंती कहने का कारण उनके पीछे ये है कि इनमें एक रूमेन नामक बड़ा चैम्बर होता है और उसमें अस्थायी रूप से भोजन का स्टोरेज होता है और इसके कारण इनको रूमंती पशु कहा जाता है। तो ये जैसे आपको संरचना दिख रही है, इनकी जो आमाशय की जो संरचना है वो एक जटिल अवस्था में, हमारा जो आमाशय जो होता है मानव में वो एक सरल अवस्था में, जबकि इनका रोमंती पशुओं का जो आमाशय है वो जटिल अवस्था में 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है। यहाँ से हम देखें कि ये मुख है, यहाँ पे मान लिया, तो मुख से आगे जब भोजन बढ़ता है तो नंबर 1 जो ये लिखा हुआ है, ये इतना बड़ा जो चैम्बर दिख रहा है वो है रूमेन। ये रूमेन क्या करता है कि जो घास चरने वाले जो पशु है वो जल्दी जल्दी घास को चर के ये जो रूमेन है उसमें अपना भोजन को स्टोरेज कर लेता है। ये केवल स्टोरेज के काम आता है। इसमें जो कुछ जीवाणु भी पाए जाते हैं रूमेन में, ये जीवाणु जो इसमें पाए जाते हैं सेलुलोज, उसका पाचन करते हैं और पाचन होने के बाद में ये क्या होता है कि इसको कहते हैं कड या जुगाल। इस तरह से ये भोजन आगे बढ़ता हुआ स्टोरेज भी होता है, आंशिक इसका पाचन भी होता है। 2 नंबर में जो रेटिकुलम है यहाँ तक पहुँचता है। रेटिकुलम के बाद में जो पशु है वापस इसको
इस कड को या जुगाल को अपने मुंह में लेकर वापस इसको चबाता रहता है, मईन करता है, जिसको कहते हैं जुगाली करना। तो इसलिए इनको जुगाली वाले पशु भी कहते हैं। जुगाली करने के बाद में पुनः ये भोजन जब वापस अंदर भेजता है तो वो तीसरे नंबर का जो चैम्बर है इसमें आता है। ये तीसरे नंबर का चैम्बर कौन सा है? ओमेसम। यहाँ ओमेसम में भी भोजन को मईन करने का कार्य किया जाता है। ओमेसम के बाद में भोजन जो है वो आगे प्रवेश करता है अगले चैम्बर में, जिसको कहते हैं एबोमेसम। एबोमेसम ही वास्तव रूप में हमारे जो आमाशय है उसकी तरह कार्य करता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक जो अम्ल है वो भी इसमें श्रवण होता है, और पेप्सोजन जो एंजाइम्स होते हैं वो भी इसमें स्रावण होता है। इस प्रकार जो वास्तविक जो आमाशय का कार्य तो ये करता है, लेकिन बाकी का जो ये कार्य करता है वो उसको एक तरह से स्टोरेज का कार्य करते हैं। इस प्रकार से रोमंती पशुओं में जो आमाशय जो है वो जटिल संरचना लिए हुए होते हैं और 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है। 4 चैम्बर कौन कौन से, याद करो इनको: रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। रूमेन जो है ये स्टोरेज के काम होता है। सबसे बड़ा जो भाग होता है इसमें कोई है तो वो क्या है? रूमेन है। रूमेन के बाद में छोटा सा भाग रेटिकुलम आता है, जहाँ पे आगे जो पचित भोजन हो गया वो इसमें स्टोरेज होता है। इसके बाद में आगे जब जुगाली पशु करता है तो 2 नंबर के चैम्बर रेटिकुलम से लेकर वो जुगाली करता है। जुगाली के बाद में महीन भोजन जो है सीधा तीसरे चैम्बर ओमेसम में जाता है, और ओमेसम के बाद में एबोमेसम में। इसके बाद में जो भोजन है छोटी आंत्र है उसमें जाता है, और फिर बड़ी आंत्र में होते हैं। ये प्रक्रिया सेम वही होती है जो मानव आहार नाल में होती है। तो रोमंती पशुओं के पाचन के लिए विशेष तौर से इसके आमाशय की संरचना को लेकर इसका अध्ययन किया जाता है। जो है उसमें पाचन किस प्रकार से होता है। तो अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है जो जलाशयों में पाया जाता है, और ये भी एक कोशिका जीव होते हुए भी इसमें भी पाचन की प्रक्रिया चलती है। तो इसमें ये जो दिख रहा है उसमें आप देखें स्ट्रक्चर की अमीबा है जो इसकी आकृति निरंतर बदलती है। ये आकृति कहीं से भी ये जो पादाब है वो निकाल सकता है। इसको कहते हैं सूडोपोडिया या पादाब। तो ये सूडोपोडिया और पादाब होते हैं, ये अमीबा को 2 तरह से सहायता करता है। एक तो इसको चलने में, यहाँ से अगर चलना है तो ये पादाब निकाल के आगे चल देगा। दूसरा है भोजन को निगलने में। ये चारों ओर, जैसे ये कोई भोजन है, छोटा सा कोई सूक्ष्म भोजन का अणु है तो उसके चारों ओर ये पादाब निकाल देगा इस तरह से, और उसको अपने अंदर ले लेगा, जिसको कहते हैं खाद्य दानी। अब ये खाद्य दानी जैसे ही अंदर लेगा तो ये खाद्य दानी बन जाती है। खाद्य दानी के अंदर ये छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं, या फिर कहिए कि वैक्यूल्स कहेंगे, वो इसके अंदर टूटते रहते हैं जो एंजाइम से भरे होते हैं। तो इस तरह से इसका पाचन होता है खाद्य दानी के अंदर ही। खाद्य दानी के अंदर पाचन होने के बाद में बाहर की जो झिल्ली है उसको तोड़ते हुए इसको बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से अमीबा में ये पाचन होता है। तो हमने 3 तरह के जंतुओं में उसके पाचन या उसके पोषण के विषय में अध्ययन किया। इसके संबंध में आपको और भी किसी प्रकार की जिज्ञासा या कोई क्वेश्चन बाकी रह गया तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे जानकारी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।